नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606097523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। परीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट की हमारी श्रृंखलाएं लगातार चल रही हैं। उसमें हम जनरल स्टडी के अलग अलग सब्जेक्ट को भी डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पर हम सामान्य हिंदी का एक पोर्शन लेकर यहाँ हाजिर हैं। और देखिए, इसमें विलोम शब्दों से हम शुरुआत करते हैं। ये सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट है, तो इसमें हम पूरे टेस्ट में जो 50 MCQs हैं सिर्फ विलोम शब्दों के बारे में देखेंगे। तो अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ नए शब्द भी आपको जानने के लिए मिलेंगे। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अभिसरण का सही विलोम शब्द क्या होना चाहिए। अभिसरण का उल्टा आपको बताना है। विलोम का मतलब क्या होता है, इसका विपरीत अर्थ वाला आपको बताना है। तो अभिसरण का मतलब होता है आगे की ओर ले जाना या की ओर बढ़ना। मतलब अभी का मतलब अंदर की ओर होता है। जैसे आप अभिकेंद्र बल पढ़ते हैं तो वो बल जो है वो केंद्र की तरफ लगता है। तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए। तो यहाँ अपसरण, अभिसरण और भिसरण इस तरह के शब्द दिए हैं, जिसमें से कि काफ़ी सारे शब्द जो है वो अर्थविहीन है। आपको चुनना है। करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, ए वाला अपसरण। इसमें सिर्फ उपसर्ग परिवर्तन आपको करना था। सरण जो है वो मूल शब्द है। अब उसमें आपको अभी उपसर्ग लगा देना है या फिर अप उपसर्ग लगाना है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप क्या बना रहे हैं, विलोम बना रहे हैं या फिर सीधा शब्द। तो अपसरण ठीक। अब इसके बाद दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अधिगम्य का आपको विलोम बताना है। तो इसमें भी पहचानना आसान है क्योंकि बाकी विकल्प जो है वो आसान तरीके से दिए हुए हैं ताकि आप छांट सके। धिगम्य कोई शब्द नहीं होता है, स्थावर जंगम आप जानते ही हैं। अनाधिगम्य शब्द नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अनाधिगम्य नहीं होता है, अनधिगम्य होता है। आ की मात्रा नहीं लगाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए वाला हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए तीसरे प्रश्न को। पौरुषेय। पौरुषेय यानी जो कि पुरुषों के द्वारा किया जा सके, पौरुषों के पौरुष के सामर्थ्य में हो, यानी पुरुष की जो ताकत है उसके सामर्थ्य में हो। इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, मतलब उन्हें पुरुषों ने यानी मनुष्यों ने नहीं रचा है। तो अब यहाँ आपको विलोम बताना है, बताइए। तो अभी जो आपको बात बताई उसी में आपका उत्तर भी छिपा हुआ था। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, अपौरुषेय। इसमें भी सिर्फ आपको अ उपसर्ग का इस्तेमाल करना था। अ उपसर्ग आप इस्तेमाल कर लेंगे, ये शब्द जो है ये उलट जाएगा। बाकी स्त्रैण मतलब होता है स्त्री उचित, यानी महिला के स्वभाव वाला। और ये जो शब्द है इसका कोई मतलब नहीं है, ये अर्थविहीन है। बाकी क्षेम और योग आप जानते हैं, निर्वहन से तात्पर्य होता है। तो कुल मिलाकर इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। चौथे प्रश्न को देखिए। अब यहाँ पर देखिए ये ज़्यादातर सही है। इसमें से जो गलती है वो आपको छांटनी है। मतलब कोई एक विकल्प जो है ना चौथे वाले में वो गलत है। कौन सा है बताइए। यहाँ विलोम शब्दों के जोड़े बना रखे हैं। जैसे ओछा का उदार दिया है, तनवंगी का सूक्ष्म दिया हुआ है, सूक्ष्मा नहीं सूक्ष्म, और फाटक का हाटक दिया है, दमित का उत्तेजित दिया है। बताइए इसमें से गलत कौन सा होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। तनवंगी का सूक्ष्म नहीं होता है। तनवंगी मतलब तो खुद ही होता है दुबली पतली शरीर वाली लड़की, जिसकी कि कद काया छोटी और एकदम दुबली हो, उसके शरीर पर मांस न हो। तो उसका सूक्ष्म नहीं बल्कि स्थूल होना चाहिए। स्थूल मतलब भारी भरकम, मोटा ताजा। बाकी अगर आप देखें तो सही है। जैसे ओछा का उदार ठीक ठाक है, दमित का उत्तेजित भी ठीक है। इसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा है। तो यहाँ पर फाटक का मतलब सिर्फ दरवाजा नहीं होता है। हाटक मतलब तो आप जानते ही हैं कि सोना होता है, स्वर्ण का ये पर्यायवाची होता है। फाटक एक शब्द मतलब एक और अलग अर्थ में लिया जाता है। जैसे आप सूप या चलनी लेते हैं, अनाज मान लीजिए चावल है, आप उसे बनाना चाह रहे हैं तो पहले आप फटक के उसे साफ करते हैं, सूप में रखेंगे और पछोरेंगे। पछोरना कहा जाता है या फटकना कहा जाता है। तो जब आप फटकते हैं तो उसके जो कण खुद्दी हैं वो वहाँ से अलग हो जाते हैं और साफ चावल या साफ जो अन्न का दाना है वो सूप में रह जाता है। तो जो कण उससे निकलते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से बेकार होते हैं। लोग पशुओं को खिला देते हैं या फेंक देते हैं, है ना। तो उसी को कहा जाता है फाटक। अब वो मूल्य विहीन वस्तु होती है, चावल के दाम में वो नहीं बिक सकती। तो एकदम मूल्य विहीन चीज को हम कहेंगे फाटक, और जो बहुत कीमती है, सोना क्या है, कीमती होता है, तो उसको हम कहेंगे हाटक। तो ये विलोम है आपस में। तो कुल मिलाकर इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी वाला हो जाएगा। इसके बाद पांचवें को देखते हैं। अब यहाँ पर फिर से वही गलती तलाशनी है। तो तृष्णा का दिया है संतोष, आविर्भाव का तिरोभाव, धनी का दरिद्र, धवल का श्वेत। अब आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। ध्यान से अगर आप प्रश्न को पढ़ते हैं तो गलतियां आराम से पकड़ में आ जाती हैं। हड़बड़ाहट में अगर पढ़ेंगे तो जो आता हुआ रहेगा वो भी गलत हो जाएगा। तो धैर्य के साथ पेपर को पढ़ना चाहिए। देखिए इसमें नीचे वाला जो है
बाकी सब तो ठीक है। तृष्णा मतलब होता है अतृप्त इच्छा, संतोष मतलब आपके पास सभी कुछ है ऐसा मान लेना, ऐसा भाव जो है तृप्ति का जो भाव होता है उसको कहते हैं संतोष। आविर्भाव यानी उद्भव हो रहा है किसी चीज़ का, कोई चीज़ जो है वो उग रही है। तिरोभाव मतलब उसका अवसान हो रहा है, समापन हो रहा है। धनी का दरिद्र होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं धवल और श्वेत ये क्या है, आपस में पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं। दोनों का मतलब होता है सफ़ेद रंग, तो इसका श्याम या कृष्ण होना चाहिए था, है ना। तो वो दिया नहीं है इसलिए वो गलत है, मतलब डी वाला ऑप्शन इसका गलत है। छठवें प्रश्न को देखिए, कहा जा रहा है कि द्रुत का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। द्रुत जो शब्द है इसका विलोम आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया है श्रुत, राइमिंग वर्ड, उसके बाद दिया है कृत, मंद और भ्रांत। श्रुत मतलब सुना हुआ, और कृत मतलब किया हुआ, ये सब क्रियाएं हैं, और भ्रांत मतलब भ्रमित। तो बचता क्या है, मंद। मंद मतलब धीमा, द्रुत मतलब तेज, मंद मतलब धीमा। प्रमुख का आपको विलोम बताना है, तो प्रमुख यानी जिसे कि आप ज़्यादा महत्व देते हो, पहली प्रायोरिटी में करते हो, वो चीज़ क्या होती है, प्रमुख होती है। अब विलोम बताइए। तो यहाँ देखिए आप क्या क्या दिया है, गौण दिया है, गैर दिया है, जरूरी दिया है और आवश्यक दिया है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, गौण होना चाहिए। गौण मतलब होता है मामूली, तुच्छ, जिसे कि आप बहुत बाद में बेकार समझ के एक तरफ कर देते हैं और बाद में उसे सुलझाते हैं। बाकी गैर मतलब होता है दूसरा, जो कि आपका अपना न हो, जरूरी आप समझ ही रहे हैं, आवश्यक आप समझ ही रहे हैं। तो इसमें से ए वाला हम चुनकर बाहर कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। भ्रिकुटी का आपको सही विलोम बताना है। त्रिकुटी दिया है, भ्रंश दिया है, भ्रूभंग दिया है और ललाट दिया है। तो भ्रिकुटी मतलब होता क्या है, भ्रिकुटी मतलब आपके जो भौहें हैं, तान के आप देखते हैं ना, तो लोग कहते हैं भ्रिकुटी चढ़ाकर देख रहा है, यानी क्रोध की मुद्रा में। तो कुछ लोग जो है वो भौहें चढ़ाने को भ्रिकुटी समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। भौं का ही पर्यायवाची है भ्रिकुटी, आपकी जो आईब्रो होती है ना, उसी को भ्रिकुटी कहा जाता है। अब आप उसे टेढ़ा करके देख रहे हैं तो हम लोग कहते हैं कि भ्रिकुटी चढ़ा कर देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो भाव है, आपकी आईब्रो है, उसके लिए भ्रिकुटी शब्द का इस्तेमाल होता है। तो उसका जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, त्रिकुटी हो जाएगा। अब त्रिकुटी मतलब क्या होता है, तो मान लीजिए ये दोनों आपकी भाव है, सॉरी अगर ड्राइंग गलत बनी है, तो ये जो बीच का स्थान है, यहाँ पर तिलक लगाने की जगह होती है, टीका लगाया जाता है, महिलाएं वहाँ पर बिंदी लगाती हैं। वो जो जगह है ना, वो ज्ञान चक्षु की होती है, मतलब वहाँ पे तीसरा नेत्र, शिव जी का आप देखते हैं तीसरा नेत्र पाया जाता है। तो वो जो जगह है वो बड़ी संवेदनशील होती है, वहाँ अगर आप दबाव डालते हैं तो उसका अच्छा प्रभाव शरीर पर पड़ता है। कई सारे वैज्ञानिक कारण हैं, तो उस स्थान को त्रिकुटी कहा जाता है। तीसरा नेत्र वहाँ पर छिपा हुआ होता है, ऐसा माना जाता है। तो कुल मिलाकर वो त्रिकुटी जो है वो इसका विलोम हो जाएगा। अच्छा, बाकी जो शब्द हैं इसमें उत्तर हमने क्या चुना, त्रिकुटी चुना। बाकी जो है उनको भी समझ लीजिए। भ्रंश मतलब होता है दरार। जैसे आप देखते हैं ना कि अंतर्जातीय बल जब काम करते हैं तो जो टेक्टोनिक प्लेट है वो मूव करती है, एक दूसरे से दूर अगर जाने लगती है तो बीच में दरार पड़ जाती है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर भ्रंश तैयार हो गया है, यानी एक बड़ी दरार। भ्रूभंग को आप देख रहे हैं, तो भ्रूभंग का मतलब क्या है, भ्रू मतलब भाव, भंग मतलब तोड़ना, तो भावों को तोड़ना ये कोई शब्द नहीं। ललाट मतलब मस्तक होता है। इसके बाद 9वें प्रश्न को देखिए, ह्रासन। ह्रास मतलब अगर आप जानते हैं तो आराम से खोज लेंगे, और आप जानते होंगे ये सरल शब्द है। इसमें से आपको सिर्फ शब्द इसका जो अपोजिट है वो खोजना है, उत्कर्ष, अपकर्ष, और ये कोई शब्द ही नहीं है, ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। हाँ, क्षेम का मतलब होता है। तो अब इसमें आप देखिए और बताइए। तो प्रश्न संख्या 9, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाना चाहिए, उत्कर्ष। ह्रास मतलब क्या होता है, गिरावट आना। ह्रास मतलब गिरावट होता है, और ह्रासन मतलब होता है गिरावट आना, यानी एक तरह से कहें तो अवनति, ठीक। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उत्कर्ष हो जाएगा, यानी उन्नति हो जाएगा। अपकर्ष चुन लेंगे तब तो वो समानार्थी हो जाएगा, ह्रासन का क्या होगा, पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी क्षेम और कुशल एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं। अब इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ पर फिर से विलोम युग्म बनाकर दिए हुए हैं, आपको इसमें से गलती की तलाश करनी है। जो युग्म गलत है वो खोज कर आपको बाहर कर देना है। तो उपादेय का हो जाएगा लाभदायक, ऐसा दिया है, और उद्वेग का हो जाएगा संयम। उद्वेग मतलब क्या, उत्तेजना, मतलब बहुत ज़्यादा आप व्यग्र हैं, एकदम उत्तेजित है, तो उसको कहेंगे उद्वेग की अवस्था है, उसका हो गया संयम। उदार का हो गया कृपण, और क्षुद्र का हो गया रंक। अब आप ये बताइए कि इसमें गलत कौन सा है, गलत की पहचान आपको करनी है। तो प्रश्न संख्या 10 को आप देख रहे हैं, इसमें गलती 2 विकल्पों में है। एक तो ए वाले में है, उपादेय मतलब होता है जो कि आपके लिए उपयोगी हो, और जो चीज़ उपयोगी है वो क्या होगी, लाभदायक होगी। तो ये एक तरह से समानार्थी है आपस में, विलोम नहीं होगा। अब ये एग्जैक्ट समानार्थी नहीं है, लेकिन ये कि विलोम भी नहीं है, तो एक तो ये गड़बड़ है। दूसरा आप देख रहे हैं क्षुद्र का रंक। रंक मतलब खुद ही गरीब होता है, जो कि तुच्छ जीव है, तो उसका आप क्या कर रहे हैं, क्षुद्र विलोम थोड़े ही लगाएंगे, उसका हो जाएगा राजा या धनी। तो ये दोनों ही गलत है, बाकी दोनों सही हैं। उद्वेग का संयम होता है, संयम से काम लो। जब कोई घबराता है तो हम लोग कहते हैं ना कि संयम से काम लो, यानी उद्वेग की जो उसकी अवस्था है उसको शांत करने की कोशिश करते हैं।
और उदार का कृपण होता ही है। तो कुल मिलाकर इसमें से 2 गलत है, ए वाला और डी वाला। इसके बाद 11वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म जो है वो गलत है। कौन सा गलत है बताइए। तो खंडन मंडन दिया है। खंडन मतलब किसी बात में अवरोध उत्पन्न करना, उस बात को वहीं से काट देना और अपनी बात, अपना तर्क प्रस्तुत करना। और मंडन मतलब होता है महिमा बखान करना, ऐसा। और इसके बाद गुमसुम का बातूनी, गूढ़ का सरल और जीर्ण का क्षीण। अब बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो अब इसमें स्पष्ट तौर पे आप देखिएगा, अगर अर्थ के हिसाब से जाएं तो इसका डी वाला हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं आप कि जीर्ण का यहाँ क्षीण नहीं होना चाहिए। क्षीण मतलब खुद ही कमजोर होता है। जीर्ण और क्षीण जो 2 शब्द आप देख रहे हैं ना, दोनों का मतलब होता है कमजोर। तो इसका दृढ़ होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, ऐसा कोई शब्द होना चाहिए, मतलब जो मजबूत का पर्यायवाची हो वो इसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए विलोम के तौर पे। लेकिन ऐसा दिया नहीं था, तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वही गलत है, बाकी सब सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। दुष्कर का सही विलोम आपको बताना है। तो सुकर है, दुरूह है, सुबोध है, सुगम है, इसमें से कौन सा होगा। करेक्ट आंसर इसका ए होना चाहिए। दुष्कर मतलब होता है जो कि करना कठिन हो, मतलब ऐसा काम जो कि आपके लिए करना बहुत मुश्किल हो, तो उसका अपोजिट हो जाएगा सुकर, यानी जो करना आसान हो। बाकी अगर आप देखें तो दुरूह का मतलब भी वही होता है जो दुष्कर का होता है, मतलब लगभग समानार्थी है। सुबोध और सुगम का अलग अलग अर्थ होता है। सुबोध मतलब जो समझना आसान हो, करना नहीं बल्कि जिसे समझना आसान हो। और सुगम मतलब होता है जहां जाना आसान हो। तो ये दोनों अलग अर्थ वाले शब्द हैं, इसका हो जाएगा सुकर। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 को देखिए। क्लिष्ट का विलोम शब्द आपको बताना है। यहाँ पर दिया है सुलभ, कड़ा, कठिन और रुक्ष। क्लिष्ट मतलब क्या होता है, कठिन। तो अब इसका विलोम आपको बताना है। तो क्लिष्ट का क्या होना चाहिए बताइए। और देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सुलभ हो जाएगा। ठीक, वैसे तो क्लिष्ट का सरल होना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिया है। सहज अगर दिया होता तो वो भी ज़्यादा उपयुक्त होता, लेकिन सुलभ दिया है, करीब करीब अर्थ वाला है, तो उसको हम चुन लेंगे। और बाकी कड़ा और कठिन ये सब जो है ये कठोर चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें कि सुलझाना बहुत मुश्किल हो। और रुक्ष मतलब होता है रूखा। इसके बाद 14वें प्रश्न को देखते हैं। विलोम शब्दों की दृष्टि से जो युग्म गलत है वो आपको तलाशना है। तो सुधा का दिया है हलाहल, निसार का सारयुक्त, भूगोल का खगोल और असित का श्वेत। बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है। प्रश्न को देख रहे हैं आप। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका होना चाहिए डी वाला, असित का जो श्वेत दिया है। अब ये जितना भी दिया हुआ है इसमें डी वाला ऑप्शन भी ठीक ठाक है। असित, अगर सित दिया होता तब ये गलत हो जाता। तो असित मतलब होता है जो श्वेत ना हो, अर्थात काले को कहा जाता है आमतौर पे असित। और श्वेत मतलब होता है सफ़ेद। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट आपस में विलोम हो गए, तो ये सही है। इसमें पूछा है गलत कौन सा है, तो गलत कुछ भी नहीं है, जितने हैं सब सही है। सुधा का अमीय भी होता है, माफ कीजिए, सुधा का गरल भी होता है, और उसी को हम हलाहल भी कह सकते हैं। हलाहल का मतलब भी जहर होता है, गरल मतलब भी जहर होता है। तो ये आपस में विलोम है। निसार का सारयुक्त होगा, भूगोल का खगोल होगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। असित का श्वेत होगा। तो इसमें जितने हैं वो सभी सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। इसके बाद 15वें प्रश्न को देखिए। विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है। तो सलज्ज का निलज्ज दिया है, समीचीन का अर्वाचीन दिया है, और सशुल्क का निःशुल्क दिया है, सहज का कठिन दिया है। अब इसमें से आपको चुनकर बताना है, बताइए। तो समीचीन का यहाँ जो अर्वाचीन दे रखा है वो आप देखें, ये दोनों आपस में क्या है, विलोम नहीं है, और यही वाला युग्म गलत है। प्रश्न संख्या 16। दाह्य का विपरीत शब्द आपको बताना है, यानी विलोम बताना है। तो अदाह्य होगा, निर्दाह्य होगा, अपदाह्य होगा, सुदाह्य होगा, इसमें से कौन सा होगा बताइए। और ये जो 16वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर अदाह्य होना चाहिए। देखिए दाह्य मतलब जो जलाए, जलन उत्पन्न करे। अग्नि जो है वो एक दाह्य ऊर्जा होती है, जलाने वाली ऊर्जा होती है। ठीक, तो उसका हो जाएगा अदाह्य। अ उपसर्ग आप लगा देंगे, ये विलोम बन जाएगा। बाकी जो शब्द है उसमें अपदाह और निर्दाह जैसा कोई शब्द नहीं होता है। सुदाह मतलब जिसे जलाना आसान हो, ठीक है। तो ये जो है ये विलोम होने से रहा। इसका जो ए वाला ऑप्शन है वही इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 में फिर से पूछा गया कि स्थूल का इसमें से कौन सा विलोम नहीं है। एक शब्द के बहुतेरे विलोम हो सकते हैं, मतलब उसका जो एग्जैक्ट विलोम है उससे मिलते जुलते अर्थ वाले जो शब्द हैं वो भी उसके विलोम हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। तो इसमें आप देखें और बताएं, स्थूल का विलोम नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी होना चाहिए, विशाल। विशाल जो है वो स्थूल का लगभग समानार्थी है, लेकिन ये विलोम तो होगा नहीं। बाकी सूक्ष्म, तन्वी और कृश जो है वो विलोम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद 18वें प्रश्न में देखिए विलोम फिर से पूछा जा रहा है। तो यहाँ युग्म बना के दे दिया है, यानी जो सही शब्द है वो दिया है, उसका विलोम दिया हुआ है। इसमें सही कौन सा है वो आपसे पूछ रहा है, मिलान करके दिया है, सही कौन सा है वो तलाशना है। तो अमित का दिया है समित, कलुषित का दिया है धवल, और जारज का दिया है औरस, उद्यम का दिया है आद्य। सही कौन सा है बताइए। तो कलुषित का क्या होना चाहिए, धवल होना चाहिए, ठीक है।
और जारज का औरस भी ठीक है। उद्यम का आद्य नहीं होता है, निरुद्यम होता है, तो ये वाला गलत है। और अमित का समित ठीक है, परिमित भी होता है, समित भी होता है, मतलब मिति युक्त, जिसका कि मापन किया जा सके वो क्या है, समित है। और अमित यानी जिसका कि मापन ना किया जा सके, मापन की सीमा से वो बाहर हो, उसकी परिधि जो है वो अनंत हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अमित कहेंगे। तो इसमें बाकी अगर आप देखें तो सभी युग्म सही हैं, ये ऊपर वाले तीनों सही हैं, लेकिन ये एकमात्र जो दिया हुआ है यही इसमें गलत है। तो पूछना ये चाहिए था कि गलत कौन सा है। सही तो दिया है 3, तो एक गलत है, उसी को बाहर कर देते हैं। उद्यम का निरुद्यम होता है। बाकी इसमें जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं वो ठीक है। इसके बाद 19वें प्रश्न को देखिए, हास्य शब्द का विलोम क्या होगा। क्लेश होगा, रुदन होगा, विपत होगा, गौण होगा। तो हास्य मतलब हंसी होती है, प्रसन्नता होता है, तो इसका विलोम क्या होना चाहिए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रुदन। ठीक, मतलब रोहारोहट यानी दुख की बात की जा रही है। क्लेश इसका नहीं होगा, विपत्त भी नहीं होगा, विपत्त मतलब विपत्ति होता है, लेकिन वो हास्य का विलोम नहीं होगा। इसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न को देखिए, सुबोध, जिसे कि समझना, जिसका कि बोध करना आसान हो, तो उसके लिए आपको विलोम बताना है। क्या होना चाहिए, कुबोध होना चाहिए, निर्बाध होना चाहिए, दुर्बोध होना चाहिए, अबोध होना चाहिए। तो अब यहाँ हर शब्द के अपने मतलब है, जैसे कि ये कुरबोध जो शब्द है इसका कोई मतलब ही नहीं है। पहली चीज ये अर्थविहीन है। हर शब्द की रचना कर दी जाए इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका अर्थ निकलेगा ही। कभी कभी निरर्थक ऐसे ही बहकाने के लिए आपको शब्द दिए जाते हैं, ये हो सकता है। तो कुरबोध जैसा कोई शब्द नहीं है। निर्बाध मतलब जिसमें कि कोई बाधा ना हो, जिसमें कि कोई रुकावट नहीं हो। और दुर्बोध आप देख रहे हैं, जिसे कि समझना मुश्किल हो। दो उपसर्ग लगा है, इसका मतलब कठिनाई पैदा होगी। और अबोध मतलब जिसके पास कोई बोध ही नहीं हो। बच्चे जो एकदम नवजात बच्चे होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि वो अबोध बच्चा है, उसे किसी चीज़ की जानकारी नहीं। तो इसमें से हमें सुबोध के लिए ढूंढना था, जिसे समझना सरल हो, तो उसके लिए दुर्बोध हो जाएगा। इसके बाद 21वें को देखते हैं। यहाँ पर असंगत यानी गलत जो विलोम युग्म है वो आपको ढूंढना है। तो घात का प्रतिघात है, प्रसारण का संकुचन है, शाश्वत का चिरंतन है, खग का मृग है। अब इसमें से आप चुनिए कि गलत कौन सा है। तो 21वां प्रश्न आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका सी वाला हो जाएगा। शाश्वत और चिरंतन दोनों जो है वो समानार्थी हैं। ठीक, ये आपस में समान अर्थ रखते हैं, तो ये आपस में विलोम कैसे हो सकते हैं। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है उसको बाहर कर लेते हैं, बाकी सब जो है वो सही है। घात का प्रतिघात होता है, प्रसारण यानी फैलना, संकुचन मतलब सिकुड़ना, और खग मतलब पक्षी यानी जो हवा में आसमान में विचरण करता है, मृग जो जमीन पर दौड़ता है। तो एक तरह से ये नभचर और थलचर के बीच का कंपैरिजन था, तो वो सब सही है। इसके बाद 22वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। यहाँ फिर से शब्द युग्म दिया हुआ है, कौन सा शुद्ध नहीं है यानी गलत है वो आपको ढूंढना है। तो आयात का निर्यात, पाप का पुण्य, बद्ध का मुक्त, नूतन का सनातन। अब इसमें से आप बताइए जो गलत है उसकी तलाश करनी है। तो आयात का निर्यात ठीक है, आयात मतलब मंगाना, निर्यात मतलब बाहर भेजना, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है ना, वो चीज़। पाप का पुण्य होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बद्ध और मुक्त ये भी क्या है, आपस में विलोम है। बद्ध मतलब बंधा हुआ, मुक्त मतलब फ्री, खुला हुआ। नूतन का सनातन दिया है। नूतन का क्या होना चाहिए, पुरातन होना चाहिए। नूतन मतलब नया होता है और पुरातन मतलब पुराना। सनातन मतलब जिसका कि कोई अंत और अंत ना हो, मतलब ना तो जन्म का पता है ना अंत का पता है, ऐसी चीज को कहा जाता है सनातन। जैसे कि हिंदू धर्म जो हमारा है वो सनातन है, उसका जो जन्म स्थान है वो कहाँ से है ये कोई नहीं जानता। तो कुल मिलाकर इसमें से जो डी वाला ऑप्शन है वो इसमें शुद्ध नहीं है यानी गलत है। प्रश्न संख्या 23, विलोम शब्दों का कौन सा युग्म गलत है ये आपको बताना है। तो संश्लेषण का विश्लेषण होता है ऐसा दिया है, व्यभिचार का सदाचार होता है, ससीम का असीम होता है, और अतल का समतल होता है। इसमें आप देखें और बताएं गलत कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 23 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अतल का जो समतल दिया है वो गलत है। समतल का ऊबड़ खाबड़ ठीक है। समतल जो शब्द होता है ना, मतलब प्लेन, उसके लिए हम ऊबड़ खाबड़ जैसे शब्द जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या उच्चावच का भी प्रयोग कर सकते हैं जिसका अर्थ होता है ऊंचा और नीचा। लेकिन ये जो अतल शब्द है इसका कोई मतलब नहीं है। तल रहित, जिसकी की कोई तली नहीं है वो अतल है, तो ये समतल का विलोम तो होगा नहीं। तो डी वाले ऑप्शन को इसमें से हम निकाल देते हैं, जो कि गलत है। बाकी सब सही है। संश्लेषण का विश्लेषण होता है, संश्लेषण मतलब होता है निचोड़ कर उसका छोटा रूप प्रस्तुत करना। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, प्रकाश की बेहिसाब जो ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त होती है वो क्या होती है, ढेर सारी मात्रा में होती है। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, यानी उसमें से अपने काम भर की ऊर्जा निचोड़ लेते हैं और उसको रासायनिक ऊर्जा के रूप में अपने शरीर में संचित कर लेते हैं। तो वो सिकोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, निचोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसको कहा जाता है संश्लेषण। और उसी का अपोजिट होता है विश्लेषण, यानी फैलाने की प्रक्रिया। तो ये सही है, आपस में विलोम है। व्यभिचार का सदाचार होगा ही। ससीम असीम अभी आपने देखा पीछे, ठीक। तो डी वाला ऑप्शन इसमें से गलत है। 24वां प्रश्न, चिर का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है।
चिर का क्या होना चाहिए? तो अचिर होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, विचिर होना चाहिए, प्राचीर होना चाहिए। विकल्प आसान है, आप आराम से इसमें से कर सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका? ए, अचिर। आप सीधा सीधा अगर कोई विलोम नहीं सूझ रहा है तो उसमें उपसर्ग लगाकर ट्राई कर लीजिए। जो विपरीत अर्थ देने वाले उपसर्ग होते हैं, कुछ उपसर्ग जो है ना वो समर्थन करने वाले होते हैं, मतलब मूल शब्द की जो भावना है उसमें वृद्धि कर देते हैं। अगर वो शब्द अच्छा है तो उसे और अच्छा बना देंगे, और अगर खराब है तो और खराब बना देंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि अच्छे शब्दों के साथ अगर जुड़ जाते हैं तो उनका अर्थ उलट देते हैं, यानी उन्हें बुरा बना देते हैं, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं चिर, उसमें अगर आप अ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? वो उलट जाएगा, अचिर हो जाएगा। तो इसे हमने देखा, और बाकी जो है वो इसके विलोम नहीं है। इसके बाद 25वें प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ फिर से वही सही विलोम युग्म कौन सा नहीं है वो आपको ढूंढना है। ये नहीं जो है ये बड़ा खतरनाक होता है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब प्रशिक्षित का अप्रशिक्षित दिया है, फिर से वही अ उपसर्ग का इस्तेमाल किया है, जो कि ठीक है। वांछनीय का अवांछनीय है, मूढ़ का ज्ञानी है, और मान्य का ध्यान्य है। बताइए इसमें गलती कहाँ पर है? तो देखने में तो सब अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अच्छा लगे तो ये आवश्यक नहीं है कि वो सही हो। मान्य मतलब जिसे कि मान्यता प्राप्त हो, जिसे कि मान लिया गया हो। कहते हैं ना कि तुम्हारी बात हमें मान्य है, यानी तुम्हारी बात को हम मान लेते हैं। धान्य मतलब होता है अनाज। तो ये दूर दूर तक आपस में कोई रिश्तेदार तो है नहीं, इनका विलोम वाला जो कनेक्शन है वो नहीं बैठ रहा है, तो ये गलत है आपस में। बाकी जितने हैं वो ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 26 को देख लीजिए। यहाँ पर है सामान्य का विलोम आपको बताना है। सामान्य सा प्रश्न भी है, बताइए। तो सामान्य का विलोम क्या होना चाहिए बताइए। इसमें जितने विकल्प दिए हैं पहचानना आसान है, और करेक्ट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा, विशिष्ट। कहते हैं ना कि एक तो आम आदमी है, सामान्य जन है, जिनका कि कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे ही बस सड़क पे घूमते रहते हैं, और जब चुनाव का मौसम आता है तो नेता उन्हें तवज्जो देते हैं। तो बेचारे गणतंत्र का हिस्सा हैं और ऐसे ही भटकते रहते हैं, तो उनके लिए सामान्य शब्द का इस्तेमाल होता है। कुछ लोग वीआईपी होते हैं तो हम लोग कहते हैं अरे वो तो बड़े विशेष हैं, विशिष्ट आदमी है, तब तो उनकी इतनी खातिरदारी हो रही। तो ये आपस में विलोम है। बाकी सुजन मतलब अच्छे लोग, वैकल्पिक मतलब जिसका कि विकल्प मौजूद हो, जैसे कि आपकी परीक्षा वैकल्पिक होगी, 4 विकल्प आपके पास होंगे कम से कम, और साधारण मतलब तो वही सामान्य का अर्थ हो जाएगा। इसके बाद 27वें को देखें, ऋजु। जब आप गणित पढ़ते हैं ना, आजकल तो लोग गणित नहीं पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो कुल मिलाकर उसमें जो 180 डिग्री का एंगल आप बनाते हैं उसको हिंदी में कहा जाता है ऋजु कोण। और वो बनता कैसा है? तो बनता ऐसा है, एकदम सीधा। चांदा आप लगा के बनाते हैं ना, चांदे को आप यहाँ देखें तो उसमें बीच में ऐसे सूरज जैसी आकृति बनी रहती है, सीधा रख के आप ऐसे लकीर खींच देते हैं, 180 का सीधा एकदम बन जाता है। तो ये जो अवस्था है ना एकदम सीधी स्ट्रेट, इसको कहा जाता है ऋजु। अब इसका आपको विलोम बताना है, क्या होना चाहिए? तो वक्र होना चाहिए, तक्र होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, खराब होना चाहिए। सीधा अगर आप चुन लेंगे तब तो समानार्थी हो जाएगा। खराब का मतलब आप जानते ही हैं। तक्र मतलब होता है मट्ठा, दही को घोलकर पतला बनाया जाता है। आजकल गर्मी का सीजन आएगा तो लोग बहुत तेज पिएंगे। वक्र मतलब होता है तिरछा, टेढ़ा, आड़ा तिरछा, ठीक। तो इसमें से ऋजु का हो जाएगा वक्र, मतलब सीधी रेखा और ऐसे ऐसे जिगजैग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 में निष्काम का आपसे विलोम पूछ रहा है। लचीला, बेशर्म, तृप्त, सकाम, ये सब दिया है, इसमें से आपको बताना है। बताइए। तो निष्काम मतलब होता है जिसकी की कामनाएं समाप्त हो गई, कामना रहित, तो वो क्या है? निष्काम। उसका हो जाएगा सकाम, कामना से युक्त। बाकी निष्काम से ही मिलता जुलता शब्द है तृप्त। तृप्त वही व्यक्ति होगा जिसकी की इच्छाएं संपन्न हो गई हो या इच्छा से वो मुक्त हो गया। और लचीला मतलब जो मुड़ सकता हो, नम्य हो, जिसमें कि सुधार लाया जा सकता हो या परिवर्तन किया जा सकता हो। बेशर्म का अर्थ तो आप देख ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसका सकाम हो जाएगा। इसके बाद 29 में पूछ लिया गया कि गलत कौन सा है बताइए। तो प्रवेश का नवेश दिया है, मूक का वाचाल दिया है, भूत का भविष्य दिया है, पुरस्कार का तिरस्कार दिया है। अब इसमें से आपको गलती ढूंढनी है। तो गलत ऊपर ही है, प्रवेश का निषेध होना चाहिए। अरे यहाँ आप देख रहे हैं, या बाध्यकारी भी इसमें कहा जा सकता है, लेकिन ये कुल मिलाकर प्रवेश और नवेश जो है ये आपस में विलोम नहीं है। नवेश कोई शब्द नहीं होता, बाकी जो है वो आपस में विलोम है। मूक का वाचाल होगा, मूक मतलब गूंगा, वाचाल मतलब बातूनी। भूत का भविष्य होता ही है। पुरस्कार मतलब सम्मान देना। पुरस्कार का मतलब सिर्फ ट्रॉफी नहीं होता है, सम्मान होता है मूल रूप से, उसमें चाहे जो प्रतीक के तौर पे दिया जाए। तो तिरस्कार मतलब होता है अपमान। तो ये आपस में विलोम हो जाएंगे, केवल ए वाला गलत है। प्रश्न संख्या 30 में कहा गया कि सापेक्ष का विलोम शब्द बताइए, इसमें से कौन सा होना चाहिए। तो दिया हुआ है असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष, आपेक्ष। अब बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर सी होना चाहिए, निरपेक्ष। सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाना चाहिए। बाकी जो है वो इसमें इसके विलोम नहीं दिखाई देते हैं। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। विलोम शब्दों का सही युग्म आपको बताना है। तो ईप्सित का दिया है अभीप्सित, अमित का दिया है समित, श्लील का दिया है अश्लील, दीर्घकाय का दिया है कृशकाय। इसमें से सही कौन सा है। तो अब ये जो 31वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो जो समित वाला है वो भी ठीक है,
मतलब ये उस स्थिति में ठीक होगा जब आपके पास और कोई विकल्प ना हो। तो समित का भी अर्थ वही होता है जो एक परिमित चीज का होता है, मतलब उसकी सीमाबद्ध है, सीमा को आप जानते हैं कि वो इतनी ही दायरे में है, और अमित मतलब जिसकी की सीमा, जिसकी की मिति संभव ना हो। तो ये आपस में एक तरीके से विलोम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसे सही नहीं माना गया है। उससे बेहतर विकल्प आपके पास था जो यहाँ दिया हुआ है, सी वाला ऑप्शन, श्लील का अश्लील। ये एकदम एग्जैक्टली एक दूसरे के विलोम है। बाकी जितने हैं उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, जैसे बी वाले में हल्की गड़बड़ी थी। समित जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं, अभी पीछे भी हमने एक देखा है ऐसा ही, तो उसमें हमने इसे सही माना था, तो गलत नहीं कहा जा सकता है। हाँ ये है कि इससे बेहतर विकल्प अगर 4 ऑप्शन में आपको मिल जाता है तो उसको चुनिएगा, अगर नहीं मिलता है तो ये रहेगा तो इसको चुन लीजिएगा, ये भी गलत नहीं माना जाएगा। और बाकी ईप्सित का अभीप्सित आप जानते हैं, यहाँ दोनों ही जो है वो गड़बड़ है। यहाँ पर अनीप्सित होना चाहिए था, अभीप्सित नहीं। और दीर्घकाय का कृशकाय, अब इसमें जरा जो 31वां प्रश्न है इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, जैसे कि ईप्सित का अभीप्सित दिया हुआ है तो ये गलत है, ये एकमात्र इसमें गलत है। अमित का समित एक हद तक ठीक है, श्लील का अश्लील होता है वो भी सही है, और दीर्घकाय का कृशकाय ये भी ठीक है। ये विलोम जो है ना ये आपस में सही है। तो इसमें जो गलत युग्म है उसकी तलाश अगर आप करिएगा तो जो ए वाला ऑप्शन है वो आपका सही होगा, अदरवाइज बाकी 3 जो है वो इसमें ठीक है। ठीक, ईप्सित का अनीप्सित होता है। और बाकी 32वें को देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। यहाँ देखें ए वाले ऑप्शन को हम निकाल देते हैं कि ये गलत है, बाकी सब जो है वो ठीक है। प्रश्न संख्या 32 में कहा जा रहा है कि सुलभ का जो उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है वो बताइए। तो दुष्प्राप्य दिया है, अलब्ध दिया है, अप्राप्य दिया है, दुर्लभ दिया है, इसमें से आप बताइए। तो सुलभ का क्या हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर? इसका होना चाहिए डी वाला, दुर्लभ। सुलभ का जो सही उत्तर होना चाहिए वो दुर्लभ होना चाहिए। सुलभ मतलब आसानी से प्राप्त होने वाला, दुर्लभ मतलब जिसे कि प्राप्त करना मुश्किल हो। इसके बाद 33वें प्रश्न को देखिएगा, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है, और यहाँ लिखा हुआ है निवारणी, ऐच्छिक, ऐहिक और अनावश्यक, इसमें से आपको देखकर बताना है। तो प्रश्न संख्या 33 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी वाला हो जाना चाहिए, ऐच्छिक। अनिवार्य मतलब होता है जो कि जिसका निवारण न किया जा सके, यानी उसे करना ही करना है, तो उसका हो जाना चाहिए ऐच्छिक, जो कि आपकी इच्छा पर निर्भर है। प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं, विलोम शब्दों का सही युग्म आपको इसमें से ढूंढना है। जागरण का अजागरण दिया है, जालिम का रहमदिल दिया है, जीर्ण का अनजीर्ण दिया है, और तर्क का सर्क दिया है। सही कौन सा है वो आपको देखकर बताना है। तो जालिम का जो रहमदिल दिया है वो ठीक ठाक दिया है, बाकी जितने हैं वो गड़बड़ है। जागरण का सुषुप्ति होता है, मतलब निद्रा की अवस्था। जीर्ण का अजीर्ण होना चाहिए, न कि अनजीर्ण, हर जगह अनुपसर्ग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तर्क का वितर्क होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिया है। तो कुल मिलाकर इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। प्रश्न संख्या 35 को देखिए, विपरीतार्थक शब्द यहाँ दिया है, कौन सा गलत है वो आपको तलाशना है। तो सचल का निश्चल दिया है, निरपेक्ष का सापेक्ष दिया है, मौलिक का अनुदित दिया है, और बंधन का मोक्ष दिया है। अब इसमें से चुनकर आपको बताना है। तो 35 आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सचल का अचल होना चाहिए, ठीक है। निश्चल जो शब्द है वो आमतौर पे चल के पर्याय, चल के विलोम के तौर पे इस्तेमाल होता है, हालांकि दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। अचल और निश्चल दोनों का मतलब एक ही है, तो उस हिसाब से देखें तो ये भी सही दिखाई देता है, ठीक। अचल मतलब जो चलायमान ना हो, निश्चल मतलब जो चलायमान ना हो, लेकिन प्रचलित जो धारणा है उसमें चल का निश्चल मानते हैं और सचल का अचल मानते हैं। लेकिन जब अर्थ समान है तो ये आपस में विलोम है, और बाकी निरपेक्ष का सापेक्ष, मौलिक का अनुदित और बंधन का मोक्ष वो पहले से ही विलोम है आपस में, तो इसमें से कुछ भी गलत नहीं, ठीक। इसका विकल्प ए वाला जरूर दिया है, लेकिन ये भी सही है। तो कुल मिलाकर इसमें कुछ भी गलती नहीं है, ये सारे के सारे सही है। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं, यानी 36वें को। इसमें कहा गया कि एक शब्द शुष्क का विलोम है, कौन सा विलोम है आप बताइए। तो रुक्ष दिया है, आर्द्र दिया है, शीत दिया है, और नर्म दिया है। अब इसमें से आपको चुनकर बताना है, विलोम आपको चुनना है। तो शुष्क मतलब होता है सूखा, उसका क्या होना चाहिए? तो आर्द्र होना चाहिए, आर्द्र मतलब नमी से युक्त, ठीक। तो इसका जो हम बी वाला ऑप्शन है उसको चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं, पुष्ट का आपको विलोम बताना है। क्षीण दिया है, विशाल दिया है, हृष्ट दिया है, सुपोषित दिया है, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो ए वाला विकल्प है वो सही होगा। पुष्ट मतलब होता है जो पोषित हो, हट्टा कट्टा हो, उसका हो जाएगा क्षीण यानी कमजोर। सौम्य का देख लीजिए, तो सौम्य का विलोम क्या होना चाहिए? पटु होना चाहिए, उग्र होना चाहिए, शत्रु या फिर कटु, कौन सा होगा? 38 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, उग्र। सौम्य मतलब जिसके अंदर नम्रता हो, जिसका जो व्यवहार है वो विनम्र हो, उसकी मुख मुद्रा शांत हो, तो उसके लिए हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो होता है सौम्य, और उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा उग्र। पटु मतलब होता है जो कि बातचीत करने में कुशल हो, मतलब हाजिर जवाब को हम आमतौर पे कहते हैं कि वाक्पटु है,
कुशलता से तात्पर्य होता है। शत्रु और कटु का अर्थ आप जानते हैं। इसके बाद 38वें प्रश्न के बाद 39वें को देखते हैं। यहाँ फिर से युग्म दे रखा है, गलत कौन सा है वो देखना है। तो आइए देखते हैं पहले सही कौन सा है। दक्षिण का वाम दिया है, ठीक है, उद्यम का आलस्य दिया है, निषेध का विदित दिया है और बर्बर का सभ्य दिया है। निषेध का विहित होता है, विहित का निषिद्ध आप देखते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है विदित। विदित मतलब मालूम होना, जानकारी होना, ठीक। तो ये आपस में विलोम है नहीं और इसीलिए जो सी वाला विकल्प है उसको हम चुन लेते हैं, बाकी सब सही है। इसके बाद 40वें प्रश्न में फिर से वही कि गलत कौन सा है। तो विधवा का सधवा दिया है, अधोमुख का ऊर्ध्वमुख दिया है, अंतरंग का अनंतरंग दिया है और धवल का श्याम दिया है। इसमें से आप चुनकर बताएं गलती कहां पर है। तो अंतरंग का बहिरंग होता है, न कि अनंतरंग। अनुपसर्ग हर जगह इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसमें से जो सी वाला विकल्प है वही गलत है। बाकी जितने हैं वो ठीक है। ऊर्ध्वमुख यानी ऊपर की ओर मुंह किया हुआ, अधोमुख मतलब नीचे की ओर, और विधवा सधवा आप जानते ही हैं, पति जीवित है नहीं जीवित है, और धवल श्याम ये आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया कि अतिवृष्टि का विलोम क्या होना चाहिए। तो अल्प वृष्टि है, लघु वृष्टि है, अनावृष्टि है और न्यून वृष्टि है। अभी अगर ऐसा होता कि सिर्फ अति का विलोम पूछता तो हम इसमें से अल्प को चुनते, लेकिन उसके साथ वृष्टि शब्द जुड़ा हुआ है। तो अतिवृष्टि का हम लोग आमतौर पर जो विलोम चुनते हैं वो क्या होता है, अनावृष्टि होता है, यानी वर्षा का अभाव, बहुत ज़्यादा वर्षा और वर्षा का अभाव। हालांकि अगर अनावृष्टि विकल्प नहीं मौजूद हो, मान लीजिए कि आयोग आपको थोड़ा सा घुमाना चाहता हो, अनावृष्टि विकल्प न दे और उसकी जगह पे कहीं भी अल्प वृष्टि दिख जाए, तो तुलनात्मक रूप से आप ठीक मानकर इसको भी चुन सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके के विकल्प दिए हैं, अनावृष्टि उसमें मौजूद है, तो उसी को चुनिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। न्यून का मतलब भी वही होता है, थोड़ी मात्रा में जो बरसात होती है उसके लिए। अब देखें आप यहाँ 42वें प्रश्न को, तो फिर से विलोम युग्म दिया हुआ है, क्षर का अक्षर दिया है, समास का व्यास दिया है, स्वल्पायु का चिरायु दिया है, आहार का विहार दिया है। कौन सा होगा इसमें से, त्रुटिपूर्ण आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 42 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाना चाहिए। आहार का विहार यहाँ पर गलत दिया है। आहार का निराहार होता है। आहार मतलब आप भोजन कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, निराहार मतलब उसके बगैर है। तो यहाँ विहार शब्द उसमें विलोम के तौर पे नहीं इस्तेमाल होगा, बाकी सब सही है। स्वल्पायु मतलब कम आयु वाला, चिरायु मतलब दीर्घायु, क्षर का अक्षर होता ही है, समास का व्यास होता है, समास मतलब सिकोड़ना, व्यास मतलब फैलाना। इसके बाद 43वें प्रश्न को देखिए। यहाँ पर फिर से वही शब्द, जो सही शब्द युग्म है वो आपको खोजना है। तो आग्रह का ग्रह दिया है, अपकर्ष का उत्कर्ष दिया है, सरज का, यहाँ देख रहे हैं आप, सरज का औरस दिया है और उत्सर्जन का उन्मज्जन दिया है। अब इसमें से आपको सही ढूंढना था, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए। अपकर्ष का उत्कर्ष वाला देख लीजिए, वो ठीक दिखाई देता है और इसीलिए हम बी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। उत्कर्ष मतलब उन्नति, अपकर्ष मतलब गिरावट। आग्रह का विग्रह होता है, ग्रह नहीं होता। जारज का औरस होता है, मतलब अपना जाया पुत्र और दूसरे का पुत्र, ठीक, मतलब अपनी पत्नी से उत्पन्न संतान और जो एक अवैध संतान होती है उसके लिए शब्द इस्तेमाल। तो वो आप देख रहे हैं कि विलोम नहीं सही दिया है। जारज का औरस होता है, यहाँ सरज दिया है। उत्सर्जन का अवशोषण होना चाहिए, न कि उन्मज्जन होना चाहिए, तो ये भी गलत दिया है। कुल मिलाकर इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। इसके बाद 44वें प्रश्न में फिर से देखिए, स्पृश्य का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, तो अस्पृश्य हो जाएगा, लेकिन लिखेंगे कैसे। अब यहाँ विलोम के साथ साथ आपकी वर्तनी की भी जांच हो रही है, तो बताइए। और 44वां जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते, प्रश्न संख्या 45 को देखिएगा। कर्कश, कर्कश का आपको विलोम बताना है। कठोर, विवेकी, मधुर, विनम्र, इसमें से कौन सा होगा। तो 45 आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। मधुर का यहाँ आप देख रहे हैं, कर्कश का क्या होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। कर्कश मतलब कड़वा, कहते हैं ना कि बहुत कर्कश वाणी है, यानी कड़वी जबान है, कड़वी वाणी, तो उसका हो जाएगा मधुर। इसके बाद अगले प्रश्न में यानी 46वें में आपसे पूछा गया कि श्री गणेश का विलोम क्या होता है। श्री गणेश यानी आप किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं, समापन करते हैं तो कहते हैं कि अब इतिश्री कर दी। तो इतिश्री इसमें कौन सा जो ऑप्शन है, बी वाला, उसको चुन लीजिए। शिव का मतलब होता है मंगलकारी, पार्वती सुत मतलब गणेश जी या कार्तिकेय, ठीक, और इति मतलब होता है समापन, लेकिन यहाँ पर चूंकि श्री गणेश का विलोम पूछ रहा था तो एग्जैक्टली उसका हो जाएगा इतिश्री। इसके बाद और अथ का अगर पूछेगा तो इसमें ध्यान से देखिएगा, अगर श्री गणेश की जगह पे अथ का विलोम आपसे पूछता तो आप इति को चुनते। अथ मतलब होता है शुरुआत और इति मतलब होता है समापन। इसके बाद प्रश्न संख्या 47 को देखिए। इसमें अधोलिखित यानी नीचे लिखे हुए जो शब्द हैं, विलोम युग्म दिया हुआ है, कौन सा सही नहीं है वो आपको ढूंढना है। तो प्रसारण का संकुचन है, ओजस्वी का निस्तेज है, भिज्ञ का सभिज्ञ है, देहाती का शहरी है। बताइए इसमें से कौन सा गलत है। तो गलत इसका इसमें आप देखें सी वाला है। भिज्ञ का अनभिज्ञ होना चाहिए। भिज्ञ मतलब जो जानता हो, जानकार हो। सभिज्ञ मतलब जिसके पास ज्ञान हो, यानी वो भी जानकार है।
तो यहाँ पर अनभिज्ञ जो शब्द है वो इसका अपोजिट होगा, जो कि गलत दिया है, मतलब नहीं दिया है ऐसा। तो कुल मिलाकर यही वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रसारण का संकुचन आप जानते ही हैं, ओजस्वी का निस्तेज, सब सही है बाकी। इसके बाद 48वें को देखते हैं। गौरव का विलोम शब्द आपको देखना है। इसमें लाघव दिया है, लज्जा दिया है, अधिमान दिया है और विराट दिया है। तो गौरव मतलब महानता, ऊंची चीज को कहा जाता है। जो महान चीज है, बड़ी चीज है, उसके लिए गौरव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका हो जाएगा लाघव, छोटापन, लघुता। इसमें से जो ए वाला ऑप्शन है वो हमारा विलोम हो जाएगा। बाकी जो है वो इसके विलोम नहीं कहलाएंगे। 49वें को देख लीजिए। मुखर का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। तो मुखर मतलब होता है वाचाल। वाचाल भी कैसा, जो सार्थक बहस करता हो। तो उसके लिए इसमें ओजस्वी, प्रबल, मौन और तेज दिया है। तो इसका हो जाएगा मौन। मौन का मुखर, ये सही है ना आपस में विलोम। तो वही पूछ रहा था। 49वें का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और उसके बाद देखें अंतिम प्रश्न को, इस टेस्ट का पूछा गया कि सार्वजनिक का विलोम शब्द क्या होगा। तो रहस्यमयी दिया है, निजी दिया है, एकांत दिया है और गोपनीय दिया है। करेक्ट आंसर बताइए। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा, निजी। सार्वजनिक मतलब जो सभी का है, पब्लिक प्रॉपर्टी। और प्राइवेट सेक्टर, तो उसके लिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए निजी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बाकी रहस्यमयी का मतलब रहस्य से युक्त, एकांत मतलब अकेला, जहाँ पे निर्जन स्थान हो, एक व्यक्ति वहाँ पर मौजूद हो, और गोपनीय मतलब जो गुप्त रखने योग्य हो। तो इसमें से हमने बी को चुना और यहीं पर इस मॉक टेस्ट को समाप्त करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे टेस्ट आपको सेक्शन वाइज और फुल लेंथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।